ये हुआ है कि वो जंप हो गई है, इंटरनेट उस वक्त जंप हो गया। तो हाँ बिल्कुल, पहले असाइनमेंट से स्टार्ट करूंगा कि वो खत्म हो जाएगी जल्दी उससे उसका। हमने जो पिछली बार टॉपिक किया था उसके अंदर वो कवर नहीं होती थी, क्या ख्याल है? होती तो थी, लेकिन सर जी मैंने तो कंप्यूटर पहली दफा पढ़ रही हूँ, मुझे मतलब देर से समझ आती है, तीन चार अच्छा, पढ़ने के बाद। तीन चार दफा पढ़ने के बाद। हाँ वो उसमें कोई बात नहीं है। अब ये इस तरह है कि आ, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि इसका करना क्या है। सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन मैं बताता हूँ मेरा मसला क्या है। आ, पहले पहले पार्ट में क्या कहा हुआ है कि ड्रॉ द रेडी क्यू। पहला पार्ट ये है कि ड्रॉ द रेडी क्यू, ठीक है। जी। इसको पढ़ो जरा एक दफा। द प्रोसेसेस एंटर इनटू द रेडी क्यू इन द सीक्वेंस BDAC and are picked up by the dispatcher in the same order. Value of the time slice is 2 milliseconds. The dispatcher picks a process from the ready queue and sends it to the processor for execution. अब इसका रेडी क्यू ड्रॉ करना है। अब रेडी क्यू आपकी बुक में किस तरीके से ड्रॉ हुआ है? मेरे ख्याल में तो है ही नहीं, क्योंकि जितना मैंने पिछली बार पढ़ा था, हम क्लास ले रहे थे तो उसमें था ही नहीं। तो देखते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है कि रेडी क्यू मेरे हिसाब से तो अब बुक में आपकी बना ही नहीं हुआ। कुछ मसले की नौयत समझ आई है? मैंने रेडी क्यू आपकी बुक में सर्च किया और वो लफ्ज सर्च नहीं होता, मतलब वो नहीं है ना, मतलब वो हमने पिछली बार टॉपिक पढ़ा तो उसमें वो नहीं था। अच्छा, फिर आप जाते हो आई गेस गूगल पे और जाकर देखते हो कि रेडी क्यू कैसे बनाते हैं। अब इनमें से तो कोई भी नहीं लगता। हाँ हाँ हाँ। अब आपको थोड़ा सा फैसला करना पड़ेगा कि आप रेडी क्यू कैसे बनाते हो। इस तरह से बनाया जा सकता है वैसे, ये बुरा आइडिया नहीं है। ये होता मल्टी लेवल क्यू है लेकिन इस तरीके से बनाया जा सकता है। मतलब अब तुमने बेसिकली रेडी क्यू ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके ये दिखाना है कि ये प्रोसेसेस किस तरह से वो एग्जीक्यूट होएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मेन बात है रेडी क्यू बनाते वक्त वो ये होती है कि सर सीक्वेंस। आपने पिछली दफा कहा था कि ये जो प्रोसेस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जो डायग्राम है आप लोगों ने इस तरह इसको ड्रॉ करना है असाइनमेंट में। वो सेकंड पार्ट है। वो सेकंड पार्ट है। ओके, अच्छा ठीक ठीक। वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है ना, जो रेडी क्यू है, वो आपकी बुक में है ही नहीं बिल्कुल ना। तो अब उसने कहा है कि ये सीक्वेंस है, ठीक है, BDAC। तो मैं इसको बस सिंपली ऐसे ड्रॉ कर लूंगा कि प्रोसेस बी है, प्रोसेस डी है, प्रोसेस ए है, प्रोसेस सी है। बी ई ए और सी। तरतीब ये रखनी जरूरी है क्योंकि गेम ही सारी ये है कि जिस तरतीब में वो आए हैं उसी तरतीब में उनको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो ये है 6 मिली सेकेंड, डी है 8 मिली सेकेंड, ए है 4 मिली सेकेंड और सी है 4 मिली सेकेंड। पार्ट टू ये कहता है कि ड्रॉ द स्टेप वाइज पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ द अबव गिवन सिनारियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो कहता है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ये बना के दिखाओ। तो अगेन ये मैं पिछली बार को बता रहा था कि इसका जो प्रॉपर आंसर होता है उसको गैंट चार्ट कहते हैं। जो प्रॉपर इसका तरीका होता है उसको गैंट चार्ट कहते हैं। अब वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है कि आप स्टार्ट करते हो 0 सेकेंड से। ठीक है, आप स्टार्ट करते हो, जब टाइम स्टार्ट होता है 0 सेकेंड से। अब आपने सोचना ये है कि सीपीयू किसको टाइम देगा। तो सबसे पहले सीपीयू किसको टाइम देगा, सॉरी यहाँ पे हाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका टाइम स्लाइस कितना है, 2 सेकेंड्स का, 2 मिली सेकेंड का। ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं से तो गेम कंट्रोल होती है सारी। तो 0 सेकेंड पे जब तमाशा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बारी किसकी आती है? उसने बताया है कि सीक्वेंस ये है
BDAC। तो तरतीब हमारी चलेगी इस तरीके से, ठीक है। इस ऑर्डर में हम जाएंगे। तो सबसे पहले बारी किसकी आएगी? बी की। कितनी देर के लिए? हर बारी 2 मिली सेकेंड के लिए होएगी। टाइम स्लाइस 2 मिली सेकेंड होने का मतलब है कि जब भी सीपीयू किसी प्रोसेस को चलाएगा वो 2 मिली सेकेंड के लिए चलाएगा, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा और दूसरे प्रोसेस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो नीचे टाइम लिखते जाया करो, ये 2 मिली सेकेंड के लिए चलेगा। वेरी गुड। भाई ये याद है ना बात कि मल्टी प्रोग्रामिंग किस तरह होती थी? मैंने आपको समझाया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग एक धोखा है जो इस तरीके से होता है कि पहले एक प्रोसेस चलता है, फिर उसको स्विच किया जाता है दूसरे की तरफ, फिर स्विच किया जाता है तीसरे की तरफ। ये काम शेड्यूलर और डिस्पैचर कर रहे थे। तो पहली बारी बी की आई 2 सेकंड के लिए, ठीक है। अब बी को रिक्वायर्ड टाइम कितना रह गया? 4 बी के रह गए टोटल 4 मिली सेकेंड रिक्वायर्ड। अच्छा, अगली बारी आई डी की। जिस तरतीब में लिखा हुआ है उसी तरतीब में चलना है। तो डी की बारी आई, डी चला 2 सेकंड के लिए और उसके बाद डी के भी रह गए 6 सेकंड। उसके बाद ए की बारी आई। तो ए चला 2 सेकंड के लिए और ए के रह गए 2 सेकंड। आखिरी बारी आई सी की। सी भी चला 2 सेकंड के लिए, तो 6 से 2 हो जाएगा 8, ठीक है। और सी के कितने रह गए? सी के भी रह गए 2 मिली सेकेंड। ये एक राउंड पूरा हो गया, ठीक है। पहले बी की बारी आई, फिर डी की बारी आई, फिर ए की बारी आई, फिर सी की बारी आई। एक राउंड पूरा हो गया। जब राउंड पूरा हो जाएगा तो वापस घूम के दोबारा शुरू हो जाओ। अब दोबारा बी की बारी आएगी और बी चलेगा 2 सेकंड के लिए दोबारा, ठीक है जी। अब बी के कितने रह गए? 4 सेकंड रहते थे, अब कितने रह गए? 2 अब रह गए 2। तो जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। उसके बाद डी की बारी आ गई और डी के हो गए 12 और इसके रह गए टोटल 4 सेकंड्स। उसके बाद ए की बारी आ गई। तो ए हो गए 14 तक चला गया और ए अब खत्म हो गया। ए अब खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। बस ए के 2 सेकंड ही रहते थे, वो 2 सेकंड जब चल गए तो ए फिनिश हो गया। ए रेडी क्यू में से आउट हो गया, बाहर हो गया, खत्म हो गया। अब सी की बारी आती है। सी भी चलता है 2 सेकंड के लिए। तो सी को रिक्वायर्ड भी 2 ही सेकंड थे, उसको 2 ही सेकंड की टाइम स्लाइस चाहिए थी। वो चल गया तो सी भी आपका आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सी के बाद बारी आती है बी की और बी चलता है 18 सेकंड तक। बी भी खत्म हो गया। बी के भी 2 ही सेकंड रहते थे, तो बी भी खत्म हो गया। अब सिर्फ रह गया डी। तो अब आसान है कि डी का 2 टाइम स्लाइस मिल जाएंगे। पहला भी डी को ही मिलेगा, अगला भी डी को ही मिलेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं ना, और कोई अंदर है ही नहीं। तो 20 सेकंड ये होंगे और 22 सेकंड ये होंगे और यहाँ पे आके ये खत्म हो जाता है। यहाँ तक कोई मसला? ये टॉपिक क्या था? ये शेड्यूलिंग था जो मैंने तो काफी कोशिश की थी काफी डिटेल में करने की पिछली दफा, कि ये जरा इम्पोर्टेंट होता है। ये था। अच्छा, शेड्यूलिंग के डायग्राम्स जो है ना वो बड़े मतलब कॉमन होते हैं, आगे जाके भी बहुत काम आते हैं।
अब आपकी बुक में शेड्यूलिंग का, दिस इज नॉट रेडी क्यू, दिस इज मल्टी प्रोग्रामिंग, वो जो शेड्यूलिंग का जो उसने डायग्राम बनाया हुआ है, आपकी बुक में उसने डायग्राम इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। आ, ये पता नहीं, मैं तो मतलब देख लो, अगर आप इस तरह बनाना चाहते हो इस तरह बना लो, ठीक है। ये कोई मुश्किल नहीं है, बस लंबा बड़ा है, मतलब मैंने इसलिए नहीं बनाया ये कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है। ये अगर बनाओगे तो ये कैसे बनाओगे, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि बुक में है क्योंकि, तो मैं कह रहा हूँ कि यही वाला बना लो। तो अगर ये बनाओगे तो ज़रा स्टार्ट करो, कैसे करोगे कि पहली बारी प्रोसेस बी की आती है और टाइम स्लाइस कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से 2 2। तक। तो वो कोई नई बात नहीं करनी, वही बात करनी है। जी। अगला टाइम स्लाइस कहाँ से कहाँ जाता है, 2 से 4 तक। 2 से 4 तक। 2 से 4 तक। और और बारी किसकी होती है, डी की। डी की। तो इसी को कॉपी पेस्ट करके इसी को मतलब अगर चेंज कर लो तो बेहतर यही है। मतलब ये मुश्किल है बनाना काफी ना, मतलब इस तरीके से। तो ये डी की बारी होती है, ठीक है। बनाना यही है चीज, आंसर यही है। उसको सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए या तो गैंट चार्ट की, ज्यादातर गैंट चार्ट की शक्ल में करते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में ये डायग्राम बना हुआ है तो मैं कह रहा हूँ कि आप यही बना लो, ठीक है। टी के बाद बारी आएगी ए की। ए की। ए चलेगा 4 से 6 तक, जी। ठीक है। बात समझ आ गई ना, मतलब मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, बस वही है कि ऊपर वाले को ही आपने उस शक्ल में ढाल देना है, ठीक है। जी तो सर। दिस वुड बी द आंसर। अच्छा, दूसरी बात ये कि रेडी क्यू जो पहला पार्ट है वो आपकी बुक में कहीं नहीं बना हुआ, रेडी क्यू। जी सर। तो उसको आप जैसे मर्जी बना लो, ये मेरा एक तरीका है बनाने का। आप इसको एक डब्बे के अंदर बना लो, इकट्ठा बना लो, मतलब इट्स जस्ट तरतीब दिखानी होती है कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। ये रेडी क्यू का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ठीक है सर। तो चलो 1 मिनट देना मुझे, मैं करता हूँ। अच्छा भाई, इसको छोड़ सकते हैं, चले आगे। यस सर। या अच्छा जी, चलिए तो कितने चलिए, चलिए तो हमने नेटवर्किंग स्टार्ट करने की आज कोशिश करनी थी, इतना बस मुझे याद है। यहाँ से अगर किसी ने इंटर में सीएस पढ़ी हुई है ना तो उसको ये बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि सारा ही वो होता है जो रिवीजन होती है। अगर नहीं की हुई तो कोई मसला नहीं है, हम करेंगे अब। 1 मिनट देखने दो, कुछ चीज़ें हैं क्या क्या, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल ही आसान बात से कि ये नेटवर्क जो है ये होता क्या है। नेटवर्किंग या नेटवर्क कहाँ से आया, क्या है, क्यों बनाते हैं। तो बेसिकली व्हेन यू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स, पहले तो कंप्यूटर्स होते थे, अब तो डिवाइसेस हैं, कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को जब आपस में कनेक्ट कर देते हो तो ये एक नेटवर्क बन जाता है। आपके घर पे एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें बेसिकली पीटीसीएल का मॉडेम जो है वो सेंटर में है, और सारी डिवाइसेस उस मॉडेम को जाके कनेक्ट करती हैं। नेटवर्क के फायदे जो होते हैं बेसिकली बनाते क्यों हो, बेसिकली वो दो कामों के लिए बनाते हो। एक तो रिसोर्स शेयरिंग के लिए बनाते हो और एक डेटा शेयरिंग के लिए बनाते हो। नेटवर्क सिंपली ये है कि यार जब 2 3 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया ना, जैसे भी कनेक्ट किया, तार लगाई, वायरलेस से किया, ब्लूटूथ से किया, बस आपस में कनेक्ट होने चाहिए कि एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। अब वो करने की दो वजूहत थी बेसिकली। रिसोर्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई हार्डवेयर शेयर कर रहे हो, जैसे एक कंप्यूटर के पास कोई अच्छा सा प्रिंटर लगा हुआ है, वो दूसरे बंदे ने यूज़ करना है, शेयर करना है, तो वो रिसोर्स शेयरिंग होती है। और डेटा शेयरिंग ये है कि मेरे पास
कुछ फाइल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब वो शेयर करने का तरीका ये है कि या तो मैं तुम्हें ईमेल करूँ या मैं तुम्हें सेंड करूँ, या अगर हम सेम नेटवर्क के अंदर हैं, एक ही कनेक्शन के अंदर हैं, तो फिर सिंपली आप मेरे कंप्यूटर से वो खुद ब खुद आके उठा सकते हो। दिस इज व्हाट नेटवर्क्स आर, ठीक है। अच्छा, अब मेरे बताने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है नेटवर्किंग फील्ड का तुम्हें पता होएगा कि कंप्यूटर साइंस में एक पूरी शाख है नेटवर्किंग, जो जिसमें तुम वो सिस्को की लाइन पे चढ़ते हो तो CCNA, CCNP, CCI, माइक्रोसॉफ्ट के MCSE वगैरह के कोर्सेज हैं, एश्योर के कोर्सेज हैं, AWS के कोर्सेज हैं। मतलब ये पूरा एक करियर है नेटवर्क की जो साइड है, और बुरा नहीं है। मतलब वैसे तो ये कहा जाता था कि जरा लेस पेड है, मतलब प्रोग्रामर ज्यादा कमाता है, ये कम कमाते हैं, लेकिन अब ये कहानी भी चेंज हो रही है, क्योंकि अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। तो अब मतलब इट्स समथिंग जो करना चाहिए, और ये आपको ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ करना पड़ता है। बाय द वे, नेटवर्किंग के कोर्सेज आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं कराती, वो आपको बाहर से खुद ही करने पड़ते हैं जब आप इस काबिल हो जाते हो। तीसरे चौथे सेमेस्टर तक आप इस काबिल हो जाते हो कि आपको बेसिक्स पता चल जाती हैं। तो फिर जिसको इस साइड पे करियर बनाना होता है वो फिर कोर्सेज करता है, साल 2 साल कोर्सेज करेगा। अच्छा जी, हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क की टाइप्स से, ठीक है। तो नेटवर्क की टाइप्स जो हैं वो ये हैं: पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं: पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। इनकी कुछ स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस नहीं होती। नेटवर्क क्या है कि तुमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, खत्म बात, ये नेटवर्क है। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क वो है जो तुम्हारे मतलब जो तुम्हारे पर्सनल कंप्यूटर्स या पर्सनल डिवाइसेस जो है जिनको तुम कनेक्ट कर रहे हो। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि तुमने फोन और लैपटॉप को अपने कनेक्ट किया हुआ है, फोन में से तस्वीरें उधर शेयर करते हो या लैपटॉप में से फाइल्स उधर शेयर करते हो, तो ये तुम्हारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अब ये तुम USB केबल के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ के जरिए भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, बस आपस में एक कनेक्शन होना चाहिए। ये तुम्हारा पर्सनल डिवाइसेस का नेटवर्क है, तो दिस इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क वो है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हर घर में, हर बिल्डिंग में, हर इदारे में एक लैन मौजूद होता है। लैन की डेफिनेशन ये होती है कि ये एक छोटे पैमाने पे होता है, सिंगल बिल्डिंग के अंदर होता है, एक बिल्डिंग के अंदर होता है, ठीक है। और अ, कोई भी एक ऑफिस सोचो जिसमें 20-25 कंप्यूटर्स हैं, 20-25 लोग हैं काम करने वाले, तो वो सारे आपस में कनेक्टेड होंगे ना, तो वो एक लैन का नेटवर्क है। इसी तरह तुम्हारे घर के अंदर जो नेटवर्क है कि तुम्हारा मॉडेम सेंटर में पड़ा है, उसको 10 डिवाइसेस कनेक्ट हुई हुई हैं, 10 कंप्यूटर्स या मोबाइल कनेक्ट हुए हैं, तो वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अच्छा, घर पे कोई इस्तेमाल नहीं करता उसको नेटवर्क को, लेकिन करना चाहिए, बड़ी मज़ेदार और बड़ी काम की चीज़ है। अगर मेरे लैपटॉप पे एक फिल्म पड़ी है, तो कोई दूसरा बंदा अपनी जगह पे बैठ के, एज लॉन्ग एज वो कनेक्टेड है नेटवर्क पे, वो मेरे कंप्यूटर से फिल्म देख सकता है। ये फाइल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है जो लैन में होता है। अच्छा, हम नहीं यूज करते घरों में, हम ये करते हैं कि बस वो मोडेम से साथ कनेक्टेड होता है, तो वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है, दैट्स इट। वो एक हिस्सा है उसका। इंटरनेट तो आपको वो मोडेम जो है सलाहियत दे रहा है कि बाहर वाली दुनिया तक रसाई दे रहा है ना, लेकिन वो जो आपकी अंदर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको एक्सेस करना लोकल एरिया नेटवर्क है। और बंदा सीखता भी बहुत है इससे, बाय द वे, कि मतलब आप ये करो कि आपके कंप्यूटर पे एक फाइल पड़ी है और उसको कोई बंदा मोबाइल से एक्सेस करे अपने, ठीक है। तो लोकल एरिया की डेफिनेशन ये होती है कि सिंगल बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है कि एक शहर के अंदर, और इसका कोई अच्छा एग्जांपल मेरे पास नहीं है, कि एक शहर के अंदर कोई नेटवर्क चल रहा है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन बेसिकली इंटरनेट ही है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई हद नहीं है कि बिल्डिंग की, शहर की कोई हद नहीं है, मतलब ये वाइड एरिया के ऊपर, मुल्क के ऊपर, दुनिया के ऊपर है। तो ये द बेसिक आंसर इज कि वो जो इंटरनेट है वो आपका एक वाइड एरिया नेट है। बाय द वे, इंटरनेट है क्या है? ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया आजकल कि इंटरनेट
is defined as a network of networks. इंटरनेट की जो डेफिनेशन आप किताबों में पढ़ोगे वो ये होगी कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या मतलब हुआ कि छोटे छोटे नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो इंटरनेट बन जाता है। तो वो वाकई ऐसे है, पढ़ेंगे आगे जाके। तो वैन बेसिकली वो होता है। अच्छा, एक तो नेटवर्क्स को इस तरह से तोड़ सकते हो कि पैन है, मैन है, लैन है या वैन है। एक इस तरह से तोड़ सकते हो कि क्लोज्ड है, क्लोज्ड को प्रोप्राइटरी भी कहोगे ना, और ओपन है। हाँ, क्लोज को प्रोप्राइटरी भी कहोगे, बिल्कुल सही। क्लोज नेटवर्क है जो प्रोप्राइटरी भी कहलाता है और ओपन नेटवर्क है जी। क्लोज नेटवर्क या प्रोप्राइटरी नेटवर्क वो होता है जो सिक्योर होता है। सिक्योर का मतलब है जिसके ऊपर पासवर्ड्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर एंटर होने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। कोई भी बंदा जाके उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तुम कैंपस की लैब में आके कभी बैठो तो तुम एक नेटवर्क के अंदर हो। 50 कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन वो एक क्लोज नेटवर्क है। अगर बाहर वाला बंदा आके उसको यूज करने की कोशिश करे तो उसके पास वो आईडी पासवर्ड नहीं होते जो वो जिसके थ्रू वो यूज कर सकता है। तो क्लोज प्रोप्राइटरी नेटवर्क्स सिक्योर्ड होते हैं, और ये दफ्तरों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये नेटवर्क्स होते हैं। ओपन नेटवर्क्स ये हैं कि एनीवन कैन एक्सेस इट, ठीक है। अगेन ये भी डेटा शेयरिंग के लिए बनते हैं। तो ओपन वो है जिसको कोई भी यूज कर सकता है, क्लोज या प्रोप्राइटरी वो है जिसको यूज करने के लिए आपको क्रेडेंशियल्स चाहिए, आईडी पासवर्ड चाहिए और इस तरह की चीजें चाहिए। अच्छा जी, अब पहली इंपॉर्टेंट बात, टोपोलॉजीज। तो पहली इंपॉर्टेंट बात नेटवर्क्स में नेटवर्क टोपोलॉजीज है। टोपोलॉजी कहते हैं फिजिकल शेप ऑफ अ नेटवर्क। उसके अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। जो टोपोलॉजीज कॉमन है वो बस है, रिंग है, स्टार, बस मेरा ख्याल है। देखते हैं अगर और कुछ है तो। टोपोलॉजीज कहते हैं शेप ऑफ अ नेटवर्क को, कि जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उसमें, उस टोपोलॉजी में वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो इसमें से ये दो इसने दिखाई हुई है इस वक्त, बस और स्टार। तो बस में ये होता है कि एक सेंटर में एक रास्ता होता है, एक वायर होती है, एक्चुअली एक वायर है जिसके ऊपर सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। बस टोपोलॉजी आजकल तुम्हें मिलती नहीं है, कम ही मिलती है, लेकिन अगर मिले तो तुम्हें ऐसे मिलेगा कि एक सेंटर में केबल है, उस केबल के ऊपर सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं। अगर कोई नया कंप्यूटर आया है जिसने कनेक्ट करना है तो उसने भी उस केबल के साथ फिजिकल कनेक्शन बनाना है, फिर वो चल सकेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बस टोपोलॉजी में सर्वर का कॉन्सेप्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर्वर क्या होता है यार? सर्वर एक डिवाइस होती है सेंटर में जो आपको सर्विस देती है, ठीक है। अब इसमें बगैर सर्वर के भी काम चल सकता है और सर्वर के साथ भी चल सकता है। बगैर सर्वर के इसको P2P कहते हैं, पीयर टू पीयर, यानी दोनों कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेते हैं। यानी जब इसने इसको मैसेज भेजना होता है तो ये उस सेंटर में वायर के थ्रू भेज देता है, सर्वर की जरूरत ही नहीं। तो ये एक बस टोपोलॉजी है। इसको ज्यादातर कहा जाता है कि ये 15 से 20 कंप्यूटर्स के लिए थी। यार ये अगर मैं लिखना शुरू हुआ तो बड़ा डेटा है इसमें। तो बस हैड अ सेंट्रल वायर कनेक्ट टू, ये सर्वर लेस भी हो सकती है, इसको P2P कहते हैं, और ये विद सर्वर भी हो सकती है। ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और ये गुड फॉर 15 से 20 कंप्यूटर कहा जाता था। इसको ज़्यादातर जब इस्तेमाल करते हो तो बस 15 से 20 कंप्यूटर्स होने चाहिए इस नेटवर्क में। इससे ज़्यादा होंगे तो प्रॉब्लम है। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों प्रॉब्लम है। स्टार टोपोलॉजी ये है कि उसके सेंटर में कुछ होता है। स्टार के सेंटर में कोई डिवाइस लगी होती है यहाँ पे सेंटर में, और सारे लोग उस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ये तकरीबन वो है जो इस वक्त आपके घर पे है।
या आपके घर पे जो सेंटर में डिवाइस लगी हुई है वो पीटीसीएल की डिवाइस लगी हुई है, ये वाली सेंटर में, और सारे बंदे उसको डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन जो है ये तार के जरिए या वायरलेस हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन बहरहाल सारे बंदे इस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक स्टार टोपोलॉजी होती है। दरमियान में जो डिवाइस होती है उसको हब बोलते हैं, और वो हब एक कंप्यूटर भी हो सकता है और एक राउटर भी हो सकता है, जैसे तुम्हारे केस में है, तुम्हारे केस में पीटीसीएल का राउटर है, लेकिन दरमियान में यहाँ पे कंप्यूटर लगा दो तो इस कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं बस। तो स्टार के सेंटर में एवरी डिवाइस कनेक्ट्स टू अ सेंट्रल हब, उसको हब कहते हैं। हब कैन बी एन एक्चुअल पीसी, एक कंप्यूटर हो सकता है जिसको फिर तुम सर्वर कह दोगे, और राउटर या कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जो मोडेम वगैरह, कोई भी, ये आपकी स्टार है, ठीक है। एक घिसा पिटा सवाल इसमें होता है कि स्टार बेहतर है या बस बेहतर है। तो स्टार को ज्यादातर बेहतर कहा जाता है, ये जरा फॉल्ट टॉलरेंट होती है। फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब है कि इफ एनी वन कंप्यूटर फेल्स और अ लिंक फेल्स, लिंक का मतलब है वो तार जिससे कनेक्टेड है, नेटवर्क इज स्टिल फंक्शनिंग। यानी बात ये हो रही है कि अगर कोई इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाए, खराब हो जाए, तो बाकी नेटवर्क चलता रहता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि बट इफ द हब फेल्स, अगर तुम्हारा मोडेम ही खराब हो जाए तो नो वन कैन यूज द नेटवर्क। बस में भी तकरीबन इसी तरह से है कि नॉर्मली एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हब ये बस खराब हो जाए, बस पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर पूरा नेटवर्क बैठ जाता है, खराब हो जाता है। रिंग उसने दिखाई नहीं है, तो मैं भी नहीं अभी करना चाह रहा। अब नेटवर्क पे कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ठीक है। यही तो आप बेसिकली पढ़ते हो जब आप नेटवर्किंग पढ़ते हो, तो नेटवर्क्स यूज प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशंस। प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एनीथिंग। सुना होगा तुमने कि फलानी चीज, हर काम को करने का एक खास तरीका होता है ना, तो उस तरीके को प्रोटोकॉल कहते हैं, कि उसके रूल्स होते हैं, उसका तरीका होता है कि इस काम को कैसे करना है। मतलब फॉर एग्जांपल घर पे माँ बाप से बोलने का एक खास प्रोटोकॉल होता है, स्कूल में बात करने का एक और प्रोटोकॉल होता है, जब तुम दोस्तों से बात करते हो उसका कोई और तरीका होता है। तो प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स जो जिसकी जिसकी बुनियाद पे नेटवर्क की ट्रैफिक चलती है, ठीक है। अब इसमें से फॉर एग्जांपल बस यूजेस CSMA CD, CAB और CDB, कौन सी वाली करवाई है तुमने? CSMA CD ही करवाई है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। जरा बात को क्लियर रखना। टोपोलॉजी कहते हैं कि नेटवर्क की शेप क्या है, तो टोपोलॉजी से तुम्हें पता चलता है कि यार, अच्छा उसकी शक्ल ये है कि दरमियान में बस है और कंप्यूटर लगे हैं। लेकिन इस तमाशे पे कम्युनिकेशन के लिए, इस पे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रूल्स होंगे, कुछ तरीके होंगे कि कैसे करना है। उसका एक एग्जाम्पल CSMA CD है। एक नहीं है, काफी सारे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल उसका CSMA CD है। इससे बनता है कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। पूरा नाम पढ़ना है तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, लेकिन एक्चुअली गेम सारी CD की है, कोलिजन डिटेक्शन की। अब जरा, ये तुम्हें अजीब तो लगेगा सुन के, लेकिन जरा सुनो कि ये होता क्या है CSMA CD। CSMA CD ये है कि हमें ये पता है कि दो कंप्यूटर्स ने अगर आपस में बात करनी है तो ये डेटा सेंड करेगा इस तार के ऊपर, और ये डेटा इसको रिसीव हो जाएगा। अगर इसने उससे बात करनी है तो ये डेटा इसको सेंड करेगा, रिसीव हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब इस बंदे ने इसको डेटा सेंड करना है और ये नीचे वाले इसने इसको सेंड करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि सड़क एक है, रास्ता एक है, वायर एक है, कनेक्शन एक है। तो जब ये सेंड करता है और ये भी एट द सेम टाइम सेंड करता है तो कोलिजन होता है, कोलिजन, ठीक है। ये पैकेट्स की शक्ल में डेटा जाता है,
फाइल्स नहीं होती, पैकेट्स की शक्ल में जाता है। तो पैकेट क्या है, पैकेट इज अ यूनिट ऑफ डेटा, बस ज़्यादा उसमें ना वो करो। तो जब ये कंप्यूटर अपने पैकेट्स भेजता है और ये कंप्यूटर अपने पैकेट्स भेजता है, तो दोनों में टक्कर होती है सड़क के ऊपर, कोलिजन होता है। अब CSMA-CD का जो मैकेनिज्म है या जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि अगर इस तरह का कोलिजन हो जाए कहीं पे भी, तो प्रोटोकॉल तरीकेकार ये है कि दोनों के पैकेट्स को ड्रॉप किया जाता है, ज़ाया कर दिया जाता है, और दोनों को मैसेज दिया जाता है कि भाई दोबारा भेजो। ठीक है, ये थोड़ी स्टूपिड लगे बात शायद, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि वो मतलब इस उम्मीद में दोनों को कहा जाता है कि दोबारा भेजो, कि एक पहले भेज देगा एक बाद में भेज देगा। ठीक है, लेकिन अगर बस है ना, अगर आप बस के ऊपर काम कर रहे हो तो कोलिजन्स होने ही होने हैं। बात यह है कि आप उन कोलिजन से डील कैसे करते हो। इसके 2-3 तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है, लेकिन वेल कोलिजन डिटेक्शन के सिस्टम में यही है कि अगर कोलिजन हो गया तो दोनों के पैकेट्स ड्रॉप कर दो, जाया कर दो, और दोनों को कहो कि डेटा दोबारा ट्रांसमिट करें। है तो थोड़ा इनएफिशिएंट, लेकिन सेफ है, मतलब कभी भी उसमें वो बैठेगा नहीं। स्टार के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं। स्टार के अंदर हर एक कंप्यूटर की अपनी अपनी तार है, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई सिंगल एक तार है जिसके ऊपर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन स्टार में अपने मसले हैं। स्टार का मसला ये है कि ये जो सेंटर में डिवाइस होती है ये ओवरलोड हो जाती है, इसको सब डेटा सेंड कर रहे होते हैं, तो इसको एक क्यू बनाना पड़ता है अपने पास। इसको एक क्यू बनाना पड़ता है कि भाई 1 2 3 4, अच्छा पहले मैं इसका काम करूं, फिर मैं इसका काम करूं, फिर मैं इसका काम करूं। तो लेकिन वो अगेन डिफरेंट प्रोटोकॉल जिसने करवाया हुआ है अभी। तो CD जो है ना, ये जो कोलिजन डिटेक्शन वाला है, इज बेस्ड ऑन डिटेक्टिंग कोलिजन एंड आस्किंग computers would retransmit the packet। ठीक है, तो CD इस बेस पे चलती है कि कोलिजन डिटेक्ट करेगी और फिर उनको कहेगी कि दोबारा चलो। इन अदर प्रोटोकॉल कैन बी CSMA-CA। CA से बनता है कोलिजन अवॉइडेंस। कोलिजन अवॉइडेंस, उसमें डिटेक्शन था, इसमें अवॉइडेंस है। नाम से याद रखना, कोलिजन अवॉइडेंस का मतलब है कि वो कोलिजन होने नहीं देगा, पूरी कोशिश करेगा कि कोलिजन होए ना। इसको ये टोकन सिस्टम पे बेस्ड होता है। क्या लिखा हुआ है, अच्छा बिल्कुल ही नहीं किया, मुझे पढ़ने दो जरा 1 मिनट की, किधर जाना चाह रहा है। हाँ, लव्स टोकन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट सारे ही समझाया है। तो CA is based on the notion of the sending machine first sending a request to check if the bus is free। तो जी कोलिजन अवॉइडेंस है, तो कोलिजन अवॉइडेंस में कोलिजन्स नहीं होंगे, कोशिश वो करेगा कोलिजन ना हो। अब होता क्या है, इस कंप्यूटर ने जब इसको डेटा सेंड करना होता है तो ये सीधा डेटा नहीं सेंड करता, पहले ये एक रिक्वेस्ट सेंड करता है जिससे ये चेक करता है कि क्या ये तार फारेगा इस वक्त। तो बेसिकली जिस कंप्यूटर ने भी ट्रांसमिट करना होता है वो पहले एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या ये तार फारेगा। अच्छा, अगर उसको पता चलता है कि फारेगा है तो वो डेटा सेंड कर देता है। अब इसमें ये होता है कि कोलिजन्स कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं, खत्म नहीं हो सकते, खत्म इसमें कभी हो ही नहीं सकते। अच्छा, खत्म क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इमेजिन करो कि इस कंप्यूटर ने भी चेक किया है कि तार फ्री है, इस कंप्यूटर ने भी उसी वक्त एग्जैक्टली चेक किया है कि तार फ्री है, तो क्योंकि कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा, दोनों को नजर आएगा कि फ्री है, तो दोनों सेंड कर देंगे, तो फिर कोलिजन होएगा। अच्छा, अगर फिर कोलिजन हो जाता है तो इवेंचुअली आंसर वही है कि फिर तुम दोनों के पैकेट्स ड्रॉप करके दोनों को कहोगे कि रीट्रांसमिट करो। लेकिन कोलिजन अवॉइडेंस में आप, मतलब वो नाम से जाहिर है ना, कोलिजन अवॉइड करने की कोशिश करते हो।
पता नहीं क्यों इसके अंदर एक एग्जांपल है हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम का। सेंस नहीं बनती यहाँ पे, लेकिन बाल उसने बनाई हुई है। हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास एक एक्सेस पॉइंट, अच्छा एक्सेस पॉइंट को भी मैंने डिफाइन नहीं किया। एक्सेस पॉइंट कोई भी सेंटर में डिवाइस है, तुम्हारे केस में वो पीटीसीएल का राउटर एक्सेस पॉइंट है, बल्कि उसके डब्बे के ऊपर लिखा भी होता है कि ये एक्सेस पॉइंट है, एपी है। एक्सेस पॉइंट कोई भी ऐसी सेंट्रल डिवाइस है जिसको सारे कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा ये वायरलेस का एग्जांपल देखो कि ए डिवाइस वायरलेस से इसको कनेक्ट करती है, बी डिवाइस वायरलेस से इसको कनेक्ट करती है, सी डिवाइस वायरलेस से इसको कनेक्ट करती है। अब सी की जो वायरलेस की रेंज है ना, वो ये है, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये सी की रेंज है कि सी का वाईफाई जो है वो इतनी जगह पे जा सकता है। बी का वाईफाई जो है, बी का वाईफाई इस रेंज पे जा सकता है, और ए का वाईफाई जो है वो इस रेंज पे फॉर एग्जांपल जा सकता है। अब हो क्या रहा है, तीनों जो हैं वो अपनी रेंज के अंदर एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। इसको भी एक्सेस पॉइंट नजर आ रहा है, रेंज के अंदर है, इसको भी नजर आ रहा है रेंज के अंदर। भाई सिंपल सी बात है, मोबाइल घर के बाहर लेके जाओगे तो वो वाईफाई पे कनेक्शन टूट जाता है ना, वो रेंज से बाहर हो जाता है। हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम ये है कि बी की रेंज में सी नहीं आता। बी की अगर रेंज देखो तो उस पर सी नहीं आता, तो बी को ये नहीं पता चलता कि सी भी काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि दोनों सेंटर में एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी रेंज में, इसलिए ये काम चलता रहता है। वंस अगेन, क्योंकि इसकी रेंज में, बी की रेंज में सी नहीं आता, तो बी तो सी को नहीं देख सकता ना। लेकिन क्योंकि दोनों एक सेंट्रल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, इसलिए ये नेटवर्क चलता रहता है। इसको कहते हैं हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। छोटी सी बात है, लिखी इसलिए है कि पढ़ लेना प्लीज। अच्छा जी, अब हम नेटवर्क्स को जोड़ेंगे। हमने ये कहा कि हमें बस का पता लग गया है, बस की शेप ये होती है कि सेंटर में डिवाइस है, उसके ऊपर कनेक्टर, वो कंप्यूटर्स लगे होते हैं। तो अब हम इसको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए इस्तेमाल होती हैं नेटवर्क डिवाइसेस, जो आप जाके बाजार से खरीद सकते हो। और टॉपिक एक्चुअली डिवाइसेस का है। तो डिवाइसेस जो हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, तो डिवाइसेस जो हैं इसमें राउटर है, इसमें तुम्हारा रिपीटर है, ब्रिज है, हब है, स्विच है, गेटवे है, बहुत सारी हैं। अब वो लेट्स सी कि क्या उसने कितनी डिटेल में किया हुआ है। ये वो डिवाइसेस हैं जो आप हाल रोड जाके खरीद सकते हो। आप जाके राउटर बाजार से खरीद सकते हो, रिपीटर खरीद सकते हो, ब्रिज खरीद सकते हो। ये डिवाइसेस आप परचेज कर सकते हो, और फिर मतलब इनका अपना अपना इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्जांपल रिपीटर या ब्रिज जो है, ठीक है, ऐसी थोड़ा सा फर्क होता है इनमें। अब उसने एक ही लिख दिया है, थोड़ा सा फर्क होता है। चला गया। ब्रिज, स्विच, सारा कुछ ही है, राउटर तो है ही है ना। बिल्कुल। तो मैं इसको आपको खुद ही करवाता हूँ। रिपीटर जो है ये सिग्नल बूस्टर होता है। ये एग्जैक्टली वो काम करता है जो आपके मोबाइल के टावर करते हैं। कि मोबाइल के खंभे, तुमने नोट किया होगा, मोबाइल के टावर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो सिग्नल बूस्ट करते हैं, वो ज्यादा करते हैं कि कुछ देर के बाद मोबाइल का सिग्नल ड्रॉप होने लगता है, तो वहां पे फिर खंभा लगा होता है ताकि वो सिग्नल बूस्ट कर सके, सिग्नल को बढ़ा सके, रिपीट कर सके। ठीक है, लिटरली लफ्जों के अंदर ही है, रिपीट कर सके। ब्रिज जो है ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क्स कह लो, या एक बड़े नेटवर्क को दो छोटे हिस्सों में तकसीम करता है। बल्कि ये ज्यादा बेहतर है। ब्रिज डिवाइड्स अ लार्जर नेटवर्क इनटू टू स्मॉल वंस।
ब्रिज ये करता है कि तुम्हारे पास एक अगर बड़ा नेटवर्क है, अब इसका इसका एग्जांपल ये होता है कि एक ऑफिस है जो 2 बिल्डिंग्स के अंदर है, 2 बिल्डिंगों के अंदर है। अब जाहिर बात है वो होएगा तो सारा एक ही नेटवर्क, क्योंकि वो एक ऑफिस है। तो उसमें लेकिन 2 अलग अलग हिस्से हैं, एक एक बिल्डिंग है, एक दूसरी बिल्डिंग है। तो उन दो छोट उन उस बड़े नेटवर्क को 2 छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए तुम दरमियान में एक ब्रिज लगा देते हो। ब्रिज इंटेलिजेंट होता है, वो कुछ ट्रैफिक एक तरफ भेजता है, कुछ ट्रैफिक एक तरफ भेजता है, तो एफिशिएंट कर देता है जरा सिस्टम को। ठीक है, तो ब्रिज का बेसिकली ये काम होता है। स्विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्विच कनेक्ट्स, अंग हो गया उससे, बार बार एक ही पेज पे जाता है। स्विच की डेफिनेशन जरा औखी सी है। स्विच essentially bridge with multiple connections allowing to connect several buses। ठीक है, खत्म बात, सिंपल ही है। तो स्विच जो है, इट कनेक्ट्स मल्टीपल सिमिलर नेटवर्क, सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर नेटवर्क्स टुगेदर। सिमिलर का मतलब है कि अगर एक बस है तो सारी बस ही होनी चाहिए, अगर एक स्टार है तो सारे स्टार ही होने चाहिए। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कॉमन डिवाइस होएगी जो हार्ड रोड पे बिकती होएगी, स्विच। इसको बिजली की एक्सटेंशन की तरह समझो। बिजली की एक्सटेंशन में क्या करते हो कि एक पॉइंट दीवार में लगा देते हो, उसके बाद तुम्हें 4-5 पॉइंट मिल जाते हैं। तो स्विच भी बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल होता है कि आप एक इंटरनेट कनेक्शन को आगे मल्टीपल जगहों पे शेयर कर सकते हो। तो लेकिन एक्चुअली टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में जोड़ सकते हो। गेटवे में और आप नहीं देखेंगे, गेटवे इज यूज्ड टू कनेक्ट इज सिमिलर, ऐसे भी ना कोई यूज्ड टू कनेक्ट। यार गेटवे जो है ना वो बेसिकली कराची में लगी हुई है, पाकिस्तान की। और गेटवे ये करती है कि वो जो अंडर सी केबल्स आ रही हैं, जो फाइबर ऑप्टिक की 7 दुनिया में केबल्स हैं जिसके ऊपर इंटरनेट चलता है, तो उन केबल्स के साथ आपको कनेक्ट करती है। तो गेटवे आपको बेसिकली दुनिया से कनेक्ट करती है, आपके नेटवर्क को या आपके मुल्क के नेटवर्क को दुनिया से कनेक्ट करती है। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इट इज यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क्स विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, पाकिस्तान में पीटीसीएल की गेटवे है जो कराची में लगी हुई है, जिससे कनेक्शन लेके सारे आगे पूरे मुल्क में चलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर राउटर, तो आपके पास लगे हुए हैं, पीटीसीएल ने आपको राउटर्स दिए हुए हैं, यूज्ड फॉर पैकेट राउटिंग। ये बड़ा टेढ़ा सा काम है। इंटरनेट जो चलता है, ये इवन नेटवर्क्स भी, इंटरनेट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट routing. Packet is the smallest unit of data that can be transferred on a network. भाई जरा बात को समझना। तुम्हें हम जब मेमोरी पढ़ रहे थे, रैम रोम, तो हमने कहा था कि सबसे छोटी चीज जो होती है वो बाइट होती है, बाइट के अंदर वहां पे डेटा रख सकते हैं। तो इसी तरह नेटवर्क से पढ़ते हो तो नेटवर्क के अंदर जो सबसे छोटी चीज जा सकती है वो पैकेट होता है। अब इंटरनेट पूरे का पूरा चलता है पैकेट राउटिंग के ऊपर, पैकेट स्विचिंग के ऊपर। ठीक है, अब पैकेट स्विचिंग की मैं डिटेल में नहीं घुस सकता, मतलब बनता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन जरा मतलब राउटर्स के बगैर इंटरनेट नहीं चल सकता, वो गेम ही सारी राउटर्स की है। अच्छा, कैसे ये होता है, बजाय डिटेल में गए हुए इधर से करने की कोशिश करते हैं। तुमने अपने घर में एक राउटर लगाया हुआ, इसको छोड़ो कि एक्सेस पॉइंट है, तुम समझो कि तुमने एक राउटर लगाया हुआ है और तुम्हारा ये नेटवर्क है, ये तुम्हारे घर का नेटवर्क है। ये मैंने राउटर लगाया हुआ है, ये मेरे घर का नेटवर्क है। ठीक है, ये एक दफ्तर का राउटर है और ये उसका एक नेटवर्क है। अब ये सारे ऐसे 3 है ना, अब इमेजिन करो ऐसे 300 है। इमेजिन करो कि ऐसे 300 राउटर्स लगे हुए हैं, हर राउटर के साथ एक छोटा सा नेटवर्क घर में या कहीं पे चल रहा है। ठीक हो गया। अब इंटरनेट है क्या, इंटरनेट का वजूद क्या है, बेसिकली हो क्या रहा है। राउटर्स ये कर रहे हैं
कि फॉर एग्जांपल मैं इस नेटवर्क से एक फाइल ट्रांसफर करता हूँ या एक डेटा सेंड करता हूँ, एक ईमेल सेंड करता हूँ, कुछ भी करता हूँ जो मैंने कहीं इधर इधर को बंदा था उसको सेंड करनी है। तो इंटरनेट ऐसे नहीं चलता कि यहाँ से एक सीधी तार खींचेगी यहाँ तक और डायरेक्टली मैं उसको डेटा ट्रांसफर कर दूंगा। भाई अगर मैंने तुम्हें कुछ सेंड करना है तो मेरे घर से तुम्हारे घर तक कोई डायरेक्ट तार तो है नहीं। अगर वो होए तो वो एक हम फाइबर नेटवर्क बना के बैठे हुए हैं और बड़ा हाई लेवल का सीन हो, वैसा नहीं है। चक्कर ये है कि तुम भी अपने राउटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करके बैठे हुए हो, मैं भी अपने राउटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करके बैठा हूँ, हमारे दरमियान में डायरेक्ट रास्ता नहीं है। जब मैंने तुम्हें डेटा ट्रांसफर करना है तो मेरे पैकेट मेरे राउटर से निकलेंगे, अब उनको जो नजदीक तरीन राउटर मिलेगा वो उस पर जंप मार के चले जाएंगे, इसको पैकेट स्विचिंग कहते हैं। मेरे पैकेट को जो नियरेस्ट सबसे करीब राउटर मिलेगा वो उसके ऊपर जंप मार के चला जाएगा। अच्छा, अब ये पता नहीं किसका नेटवर्क है, ये तो किसी और का राउटर लगा हुआ है। इसका राउटर ये देखेगा कि भाई ये पैकेट मैंने तो नहीं मंगवाया, मेरे नेटवर्क में तो किसी बंदे ने नहीं मंगवाया, मतलब इधर तो सारे बैठ के फिल्में देख रहे हैं, तो इनका क्या काम है इस ईमेल से, इन्होंने तो नहीं मंगवाई, मतलब इनका इनका एड्रेस ही नहीं है उसके ऊपर। तो वो ये देखेगा कि ये ट्रैफिक मेरी नहीं है और वो ये आगे पास कर देगा। अब इस राउटर से अगला जो उसको नजदीक तरीन राउटर मिलेगा उसके ऊपर जंप मारेगा, वो राउटर उसको चेक करेगा कि भाई ये मेरा पैकेट है या नहीं है, नहीं है, फिर आगे जंप मारेगा। इवेंचुअली इस तरह मेरा पैकेट जंप मारते मारते तुम्हारे राउटर तक पहुंच जाएगा और तुम्हारा राउटर ये हिसाब लगाएगा कि अच्छा यार ये तो वाकई मेरा पैकेट है और वो उसको उठा लेगा। तो इंटरनेट का वजूद ही सारा राउटर्स के ऊपर है, पैकेट स्विचिंग के ऊपर है, ठीक है। और पैकेट स्विचिंग को अगर पहली दफा जिंदगी में कर रहे हो, सुन रहे हो, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि ये सोचना शुरू करो कि जब तुम डेटा या मैसेज या कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट पे ट्रांसफर करते हो तो ये कैसे होता है। जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट तो नहीं ट्रांसफर हो जाता, डायरेक्ट कोई ऐसी तार नहीं पड़ी हुई दुनिया में जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे, नहीं, ऐसे नहीं है। तो हमारी जो ट्रैफिक निकलती है वो साथ वाले घर के राउटर पे जाएगी, वो उसमें मोहल्ले वाले राउटर पे जाएगी, फिर वो बाहर वाले राउटर पे जाएगी और हर राउटर उसको इग्नोर करता रहेगा। वो देखेगा कि ये ट्रैफिक हमने नहीं मंगवाई, ठीक है। ये बात एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, लेकिन बस इसको हम इतना ही सिंपल ही रखेंगे। तो ईच पैकेट कंटेन्स द डेटा, ऑफ कोर्स डेटा तो उसके ऊपर होएगा ही जो डेटा वो लेके जा रहा है, एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस। पैकेट के हर पैकेट के ऊपर एक स्टैंप लगी होती है, एक कॉन्सेप्ट, एक मतलब एक एड्रेस लगा होता है कि भाई ये फलानी डेस्टिनेशन का वो है। ईच राउटर एग्जामिन्स दैट एड्रेस, each packet examines each router examines that address and checks if that packet belongs to its network or not। अगर बिलोंग नहीं करता वो उसको आगे फेंक देता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को पैकेट स्विचिंग, पैकेट राउटिंग कहते हैं, जिसमें ये राउटर्स सबसे ज्यादा काम करते हैं। तुम्हारे घर के अंदर जो राउटर लगा हुआ है उसमें वो ट्रैफिक तो आ रही है जो तुमने मंगवाई है। अगर तुम YouTube पे एक फिल्म देख रहे हो तो उस फिल्म से रिलेटेड पैकेट्स तो तुमने जो वो तो सारे आ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बेतहाशा ट्रैफिक और आ रही है जो सिर्फ तुम्हारे राउटर से होके आगे जाती जा रही है। वो तुम्हारा नेटवर्क उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब आप एक राउटर को बंद कर देते हो, आपकी बिजली चली जाती है और आपका नेटवर्क टूट जाता है, आपका राउटर बंद हो जाता है, तो इंटरनेट का ये हिस्सा खत्म हो जाता है, ये राउटर खत्म हो गया। अब मुसीबत ये है कि अगर इस राउटर को ये नहीं पता कि ये खत्म हो गया है तो ये तो इसकी तरफ ट्रैफिक भेजता रहेगा। तो राउटर्स के अंदर राउटर्स वर्क ऑन बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल्स। इसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, these are constantly updated with pings। हर राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होता है, एक इंटरनल एक सॉफ्टवेयर में एक टेबल मेंटेन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि मेरे आसपास कौन कौन से इस वक्त राउटर्स मौजूद है और कौन कौन से ऑन है। होता ये है कि जैसे ही ये राउटर ऑफ होता है ना, तो सारे ये लोग जो इसको पिंग कर रहे होते हैं, एक मैसेज भेज रहे होते हैं चेक करने के लिए कि भाई तू जिंदा है या नहीं, तो वो पिंग फेल होनी शुरू हो जाती है।
इसको अब ये नज़र आना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही बंद होएगा ये अपनी राउटिंग टेबल को एडजस्ट कर लेगा कि भाई ये राउटर अब फलाना राउटर अब मर गया, तो ये डेटा इसको ट्रांसफ़र नहीं करना, अब वो किसी और रास्ते से उसको ट्रांसफ़र करता जाएगा। बेतहाशा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके ऊपर, अगर आप उससे करो, अगर इंटरेस्ट होए और नेट से करो तो बेतहाशा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रुक जाए मेरा ख्याल है। पहला दिन इसका बहुत स्लो होता है नेटवर्किंग का, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें सारी होती हैं, उसके बाद ये तेज़ हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि इसके कोर्स का पता है किस लेक्चर तक है मिड टर्म? 108 तक होता है मेरा ख्याल है। यूजली 108 तक होता है, लेकिन एक बार चेक कर लेना कहाँ तक है, मुझे भी बता देना।